ओहन पहले एक सबसे ताकतवर एस रैंक पार्टी का मेंबर हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसके अपने ही दोस्तों ने उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी सपोर्ट मैजिक उन्हें अब उतनी इम्प्रेसिव नहीं लगती थी। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। ओहन कभी असल में मैजिशियन था ही नहीं। उसका असली पैशन था स्वर्ड्समैनशिप, और अब उसने फैसला कर लिया था कि वो वापस अपने असली रास्ते पर लौटेगा और बनेगा सबसे महान एडवेंचरर। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर ओहन से, जो एक खतरनाक डंजन के अंदर डार्क रैबिट्स का शिकार कर रहा होता है। यार चलो, स्किल्स अभी पूरी तरह जग नहीं खाई है मेरी, लेकिन तभी अचानक वो गोब्लिंग्स के पूरे गैंग से घिरा हुआ पाता है। अब वो आम इंसान होता तो डर जाता, लेकिन ये भाई ओहन है यार, यही परफेक्ट मौका है अपनी मैजिक टेस्ट करने का। और तुरंत वो अपने ऊपर सपोर्ट मैजिक एक्टिवेट करता है। हम देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस सब कुछ बूस्ट हो जाता है, और फिर देखते ही देखते ओहन अकेले ही सारे गोब्लिंग्स को ऐसे खत्म करता है जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। लेकिन दोस्तों, इस मैजिक की एक लिमिट भी होती है, सिर्फ 3 मिनट, और ये टाइम हर इंसान की मैजिक रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और ओहन के केस में तो बिल्कुल 3 मिनट एग्जैक्ट। उसे हर फाइट में टाइम मैनेजमेंट मास्टर बनना पड़ता है। असल में 3 मिनट के अंदर खत्म करो, नहीं तो खुद खत्म हो जाओ। वहाँ मस्त लग रहा है यार सुन के तो। जहाँ बाकी सपोर्ट मैजिशियन दूर खड़े होकर बफ देते हैं, वहीं ओहन खुद फ्रंट लाइन में स्वर्ड लेकर लड़ता है। मतलब कि सपोर्ट भी खुद, डीपीएस भी खुद, यानी कि फुल कॉम्बो पैक। अब गोब्लिंग्स को हराने के बाद ओहन को अपने पास्ट की एक कड़वी याद आती है। वो दिन जब उसे उसकी अपनी हीरो पार्टी से निकाल दिया गया था, और सबसे शॉकिंग बात, वो लोग उसके बचपन के दोस्त थे। पार्टी का लीडर ओलिवर साफ उससे कहता है, मैंने तुझे अब तक सिर्फ पुरानी दोस्ती की वजह से रखा था, लेकिन अब तू उस लेवल का नहीं रहा। वहीं बाकी मेंबर्स एनली और डेरिक भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हम देखते हैं कि ओहन अंदर से टूट जाता है। ये लोग आखिर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? सुन, तू स्किल वाइज वीक है, इसलिए पार्टी को छोड़ दे। ओहन को यकीन नहीं होता कि वही दोस्त जिनके साथ उसने 8 साल पहले पार्टी बनाई थी, वही दोस्त अब उसे बाहर कर रहा है। ये कोई आम पार्टी नहीं थी। इन्होंने मिलकर ग्रेट डंजन के फ्लोर 94 तक क्लियर किया था, एक ऐसा रिकॉर्ड जहाँ तक कोई और पहुँच ही नहीं पाया। इसलिए लोग उन्हें कहते थे हीरो पार्टी। हो सकता है मैं सबसे ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन हर किसी में कमी होती है। सुन लिया दोस्तों, मतलब कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता। तुम लोग भी परफेक्ट नहीं हो, और ना ही मैं। लेकिन हम देखते हैं कि ओलिवर बोलता है, मैंने दूसरी एस रैंक पार्टी के एन्चेंटर्स देखे हैं, और उनके सामने तो कुछ भी नहीं है। भाई डायलॉग तो देखो, सीधा इंसल्ट लेवल मैक्स। अब यहाँ पर ओहन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसकी असली क्लास थी स्वर्ड्समैन, और पार्टी को सपोर्ट देने के लिए उसने खुद अपने स्पेल्स बनाए थे। लेकिन हम देखते हैं कि डायरेक्ट बीच में ही बोलता है, सुन बे, तूने क्लास इसलिए बदली क्योंकि तू स्वर्ड में ओलिवर से कमजोर था। अब तू कोई खास एन्चेंटर भी नहीं है। असल में मैंने एन्चेंटर का रोल इसलिए लिया क्योंकि पार्टी को जरूरत थी, और ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता था। वो आगे उनसे कहता है कि उसने अपने कमियों को मैजिक से कवर किया, और उसी वजह से टीम डंजन के गहरे फ्लोर्स तक जिंदा रह पाई। मतलब कि अगर मैं ना होता तो तुम लोग फ्लोर 20 पर ही गेम ओवर हो जाते। भाई ओहन भी कम नहीं होता। इसने भी भाई क्या नेक्स्ट लेवल डायलॉग मारा है। अबे बस कर, हमने तेरा रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। अब ये सुनकर ओहन अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। तभी एनली उससे कहती है, हम हीरो पार्टी है हीरो, हमें आगे बढ़ना है, और तू अब हमारे लिए सिर्फ एक बोझ है, बोझ। अब यहाँ पर ओहन समझ चुका था कि यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं बची, और वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जाते जाते एनली एक और तीर मारती है, या तू मैजिक भी जानता है, स्वर्ड भी, लेकिन सिर्फ ए रैंक लेवल तक। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं पता है तुझे? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी कि मास्टर ऑफ नन, मतलब जुगाड़ू इंसान। अब वापस डंजन में चलते हुए ओहन सोचता है, मेरे पास स्वर्ड्समैन और एन्चेंटर दोनों क्लास है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है, यार क्यों ना मैं इन दोनों को मिलाकर एक नया फाइटिंग स्टाइल बनाऊं। अब यहाँ पर वो खुद से एक प्रॉमिस करता है कि अब मैं कभी जुगाड़ू नहीं कहलाऊंगा, मैं वो बनूंगा जो कुछ भी कर सकता है। कुछ देर के बाद वो एक टेलीपोर्ट क्रिस्टल पर उस फ्लोर को रजिस्टर करता है और बाहर निकलने ही वाला होता है, पर तभी अचानक कुछ एडवेंचरस भागते हुए सेफ जोन में आते हैं। असल में वो आपस में बहस कर रहे होते हैं, हमने उस लड़की को पीछे छोड़ दिया, ये गलत था। लेकिन उनका लीडर बोलता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम सब मारे जाते। वैसे भी वो लड़की आज ही टीम में आई थी, इसलिए उसके हिसाब से पुराने मेंबर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। हम देखते हैं कि ओहन ये सब चुपचाप सुनता है, क्योंकि वो जानता है कि छोड़े जाने का दर्द क्या होता है। लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहता। तुम लोग डरपोक हो, लूजर हो, अपनी गलती छुपाने के लिए बहाना बना रहे हो। अब ये सुनकर उनमें से एक गुस्से में ओहन पर हमला कर देता है, लेकिन ओहन उसे एक ही मूव में नीचे गिरा देता है। सुन, लड़की कहाँ है? उधर हम देखते हैं कि वो लड़की अकेली पूरी तरह से पैनिक में होती है, और उसके चारों तरफ ऑर्क्स खड़े होते हैं। आखिरी उम्मीद में वो अपनी बैरियर मैजिक यूज करती है, लेकिन उसे पता है कि ये ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। हम देखते हैं कि ऑर्क्स लगातार बैरियर पर हमला कर रहे होते हैं। अब जैसे ही बैरियर टूटने वाला होता है, उसी एग्जैक्ट मूवमेंट पे ओहन की एंट्री होती है, और वो सीधे लड़की के सामने खड़ा
खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर ओहन एक साथ सपोर्ट मैजिक भी यूज करता है और स्वॉर्ड फाइटिंग भी। ये बंदा दोनों साथ में कैसे कर रहा है। हम देखते हैं कि ओहन मैजिक प्लस स्वॉर्ड के कॉम्बो से एक एक करके सारे ऑक्स को खत्म करने लग जाता है और फिर वो अपनी स्पेशल मूव यूज करता है, शार्पनेस अप। अब हम देखते हैं कि उसका स्वॉर्ड मक्खन की तरह ऑक्स को काटने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में सारे ऑक्स खत्म हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लड़की अब जमीन पर बैठ जाती है, वो थोड़ी रिलैक्स होती है और फिर अचानक से रोने लग जाती है। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। डंजन से बाहर आने के बाद वो ओहन को धन्यवाद देती है और वो उससे कहती है कि उसका नाम सोफिया क्लाडेल है। ओहन को उसका सरनेम और एम्बलम जाना पहचाना लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो उसे अपना नाम बताता है। इसके बाद सोफिया उसे प्यार से डिनर के लिए इनवाइट करती है। हम देखते हैं कि ओहन पहले तो थोड़ा हेसिटेट करता है, अरे रहने दो, लेकिन उसके बार बार इंसिस्ट करने पर वो उसकी बात मान जाता है। अच्छा ठीक है चलो। अब आगे हम देखते हैं कि रात में दोनों एक सिंपल लेकिन टेस्टी रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहीं ओहन नोटिस करता है कि सोफिया के कपड़े पे सिल्वर रैबिट्स ऑफ द नाइट स्काई का एक एम्बलम है। अब उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई आम लड़की नहीं है, वो एक ऐसे क्लैन से है जो नोहिता किंगडम के सबसे पावरफुल गिल्ड में से एक है। तभी अचानक सोफिया अपनी बड़ी बहन को देखती है और उसके पास जाती है। अरे दीदी आप यहाँ? हाँ सोफिया, वो पास में ही एक मीटिंग थी। अरे ये लड़का कौन है? तुम अभी बॉयफ्रेंड रखने के लिए छोटी हो। अरे भाई ये मैं कहाँ फंस गया, मैं तो बस खाना खाने के लिए आया हूँ। लेकिन ध्यान से देखने पर वो ओहन को पहचान लेती है। ओहन पोलाइटली ग्रीट करता है। अब सोफिया हैरान रह जाती है, तुम क्या मेरी सिस्टर को जानते हो? ऐसा कौन है जो सिल्वर रैबिट्स की एस रैंक लीडर यानी कि सेल्मा क्लाडेल को नहीं जानता? वो इस पूरे कॉन्टिनेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट एन्चेंटर है। उसी ने एन्चेंटर्स को फेमस बनाया और पार्टी कंपोजिशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। मतलब अटैकर, डिफेंडर, सपोर्टर हर रोल इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों यही सिस्टम ओहन की हीरो पार्टी भी फॉलो करती थी। लेकिन आयरनी देखो, जिसने सिस्टम बनाया वो जीनियस और जिसने प्रैक्टिकली यूज किया उसे बाहर निकाल दिया गया। और इसी वजह से ओहन को अपनी असली क्लास स्वर्ड्समैन को छोड़कर एन्चेंटर बनना पड़ा था। और अब उसकी आयरनी देखो, उसी फैसले की वजह से आज ओलिवर और बाकी लोगों ने उसे रिप्लेस कर दिया। लेकिन ओहन समझ ही नहीं पाता कि सेल्मा उसे इतने गुस्से में क्यों देख रही है। क्या तुम मेरी 14 साल की बहन के पीछे पड़े हो? क्या तुम उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? बोलो बोलो, जवाब मांगता है अपुन। अब हम देखते हैं कि ओहन का दिमाग वहीं पर फ्रीज हो जाता है। अरे मैडम, मैं तो बस खाना खाने आया हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं सिर्फ इसके साथ डिनर करने आया हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि सेल्मा को तो ऑलरेडी डाउट मोड ऑन है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस पर चिल्लाने लग जाती है, दीदी इन्होंने मेरी जान बचाई है। अब ये सुनते ही सेल्मा का एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल जाता है। उसे पता चलता है कि सोफिया अकेले डंजन गई थी और अब वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तुम अकेले डंजन गई थी? वही हम देखते हैं कि ओहन साइड में, अरे मुझे क्यों डांट रही हो भाई? लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद सेल्मा खुद को काल्म करती है और ओहन से माफी मांगती है और उसे थैंक यू भी कहती है। असल में पिछले रेड के बाद से मैं तुमसे नहीं मिली, ये पहली बार है जब हम ऐसे बैठकर बात कर रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? पिछले महीने की ज्वाइंट एक्सपेडिशन में हम साथ थे। हाँ बिल्कुल सही, हम दोनों एन्चेंटर्स थे, इसलिए हम एक ही टीम में थे। सेल्मा की कमांड तो बहुत शानदार थी, मैं तो बस पीछे से सपोर्ट दे रहा था। लेकिन तभी सेल्मा स्माइल करते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल सही, और मैंने तुमसे जैसी हेल्प एक्सपेक्ट की थी तुमने बिल्कुल वैसे ही दी। दीदी आप ऐसे बात कर रही हो जैसे ये कोई बड़ा नाम हो। अरे तुम्हें नहीं पता, ये हीरो पार्टी का मेंबर है। अब सोफिया यहाँ पर एकदम से शॉक हो जाती है और वो तुरंत स्ट्रेट बैठ जाती है और दोस्तों थोड़ा थोड़ा शर्माने में लग जाती है। अरे इतना फॉर्मल होने की भी जरूरत नहीं है, वैसे भी अब मैं उस पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। है क्या तुमने सच में हीरो पार्टी छोड़ दी? हाँ यार कल ही। उन्होंने तुम्हारे जैसे टैलेंटेड आदमी को कैसे जाने दिया? बस कुछ छोटी बातें थी और फैसला आपसी सहमति से हुआ। अंदर से दिल तो अभी भी टूटा पड़ा है यार। सुनो क्या तुम अभी फ्री हो? हम देखते हैं कि ओहन के दिमाग में तुरंत अलार्म बजता है। लगता है ये मुझे अपने क्लैन में ज्वाइन करवाना चाहती है। सुनो मैं किसी भी क्लैन या ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना चाहता। अरे तुम गलत समझ रहे हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक परफेक्ट काम है। वो बताती है 2 दिन बाद उनका क्लैन एक इंस्ट्रक्शनल एक्सप्लोरेशन करने वाला है जिसमें ओहन को पार्टिसिपेट करना है, साथ ही में पेमेंट भी मिलेगा और इसे वो फील्ड ट्रेनिंग की तरह ले सकता है। सेल्मा आगे उसे समझाती है कई ए रैंक और उसके ऊपर के एक्सपीरियंस्ड एक्सप्लोरर्स नए एक्सप्लोरर्स को लीड करेंगे और उन्हें ले जाया जाएगा ग्रेट सदर्न डंजन के फ्लोर 50 तक। सुनो भले ही नोविक्स टैलेंटेड हो लेकिन उन्हें उस लेवल तक पहुंचने में 6 महीने से 1 साल लगता है और ये प्लान सीधा सीधा पागलपन है। अगर हम शॉर्टकट ले तो ये पॉसिबल है और यही स्पॉन्सर्स हमसे डिमांड कर रहे हैं। अब ओहन तुरंत समझ जाता है तो सिल्वर रैबिट्स जैसे पावरफुल क्लैन को भी ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो थोड़ी देर सोचता है और खुद ही आंसर दे देता है। नोविक्स शायद बॉसेस को डिफीट न कर पाए लेकिन वो आगे के
फ्लोर्स एक्सप्लोर और रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे क्लैन की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यार तुमने इतनी कम जानकारी में भी सब कुछ समझ लिया, तुम तो वाकई में काफी इंटेलिजेंट हो। सेल्मा एक्सप्लेन करती है, बॉस फाइट्स में नोविक्स मर सकते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस्ड एडवेंचर उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे और खुद बॉसेस को डिफेट करके आगे के फ्लोर्स अनलॉक करेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये प्लान इतना इम्पोर्टेंट है तो तुम किसी आउटसाइडर जैसे मुझे क्यों इंक्लूड करना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि सेल्मा अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे भाई ये क्या चल रहा है? असल में मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। तभी ओहन पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। अबे ये क्या हो रहा है भाई? असल में मैं तुम्हें एक एन्चेंटर के रूप में रिस्पेक्ट करती हूँ। सेल्मा के मुंह से अपनी तारीफ सुनना ओहन के लिए ये खुशी की बात थी, लेकिन दूसरी तरफ वही हीरो पार्टी उसे कमजोर कहकर बाहर निकाल चुकी थी, क्योंकि जायंट रेड में उसकी सपोर्ट मैजिक सेल्मा से कमजोर साबित हुई थी। और इतना सब कुछ होने के बाद ओहन अब दोबारा एन्चेंटर बनना ही नहीं चाहता था। ऑफर करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे कुछ और ही प्लान्स हैं। सुनो, मैं भी उस इंस्ट्रक्शनल एक्सप्लोरेशन में जाऊंगी और अगर आप भी साथ चले तो बहुत खुशी होगी। प्लीज प्लीज मान भी चाहिए। अब बेचारा उसका क्यूट फेस देखकर ओहन हल्का सा ब्लश करने लगता है, लेकिन फिर भी वो तुरंत हाँ नहीं कहता। मैं इस पर सोचूंगा, लेकिन मैंने अपनी क्लास बदलकर स्वर्ड्समैन कर ली है और अगर मैं जाऊंगा तो स्वर्ड्समैन के रूप में ही जाऊंगा। है तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? अब ओहन समझता है कि वो क्यों हैरान है, लेकिन इस बार वो अपना फैसला नहीं बदलता। अब यहाँ पर सेल्मा सोचती है कि अगर सिचुएशन बिगड़ी तो ये फिर एन्चेंटर बन ही जाएगा और फिर वो मान जाती है। सुनो, अगर तुमने डिसाइड किया तो कल सुबह हेडक्वार्टर आ जाना। हम देखते हैं कि ओहन सिर हिलाकर हामी भरता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद ओहन एक शॉप पर जाता है जहाँ एक बुजुर्ग आदमी होता है। शॉप देखकर लगता है कि यहाँ पर हीलिंग पोशंस प्लस मैजिक आइटम्स मिलते हैं। यहाँ पर हमें बातों बातों में पता चलता है कि जब ओहन हीरो पार्टी में था तब उसने इस शॉप को काफी प्रमोट किया था और इसी वजह से ये दुकान आज अच्छी चल रही है। चाय पीते हुए ओहन कहता है, अब मैं हीरो पार्टी में नहीं हूँ, इसलिए अब उनका प्रमोशन नहीं कर पाऊंगा। अरे हम तुम्हारी हर मदद के लिए शुक्रगुजार हैं और हमेशा ही रहेंगे। तुम ग्रुप में हो या ना हो, हमें पता है तुमने कितनी मेहनत की है। दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्हें तुम्हारे जैसे इंसान की जरूरत है। अपने दिल की सुनो, चाहे अपने लिए जियो या दूसरों के लिए, हम हमेशा तुम्हारे साथ है। अरे आपका शुक्रिया दादाजी। अगली सुबह हम देखते हैं कि ओहन सिल्वर रैबिट्स हेडक्वार्टर पहुंचता है। अरे वेलकम तुम्हारा, चलो मेरे साथ आओ। आज तुम पहले से हल्के लग रहे हो। क्या बात है, क्या हीरो पार्टी छोड़ने का बोझ उतर गया क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो सामने खड़े होते हैं विंस ब्रियर्स, जो कि क्लैन लीडर होते हैं। ओह तो तुम हो ओहन, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। इतने फेमस क्लैन के लीडर से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। अरे बच्चे रिलैक्स, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। सुना है तुम हीरो पार्टी छोड़ चुके हो, तो अब फॉर्मेलिटीज में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसा आप कहे, मैं पहले इस टीचिंग एक्सपेडिशन के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ। अब सब वहाँ पर बैठ जाते हैं और सेल्मा यहाँ पे एक्सप्लेन करती है, हमारा प्लान है 3 दिनों में फ्लोर 1 से फ्लोर 51 तक पहुँचना। खास तौर पर पहले दिन में फ्लोर 21 तक और दूसरे दिन फ्लोर 36 तक और लास्ट आखिरी दिन में फ्लोर 51 तक। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है। सेल्मा विंस से कहती है, ओहन ने हीरो पार्टी छोड़ दी है क्या? ये तो हीरो पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ओहन के बिना वो पहले जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। हाँ जी सही कह रहे हैं आप, उसकी सपोर्ट मैजिक की वजह से ही वो उस लेवल तक पहुँचे थे जहाँ शायद वो कभी नहीं पहुँच पाते। हमें पता चलता है कि उसकी कास्टिंग स्पीड सेल्मा से 4 गुना तेज होती है और ऊपर से खुद के बनाए हुए ओरिजिनल स्पेल्स, सिचुएशन एनालाइज करना, एनिमी मूव्स प्रिडिक्ट करना, परफेक्ट टाइमिंग पर सपोर्ट देना, एक एन्चेंटर को जो स्किल्स चाहिए वो सब उसमें थी। इसके बाद सेल्मा कहती है कि उसके जाने से हीरो पार्टी अब कमजोर हो जाएगी और अब सिल्वर रैबिट्स के टॉप पर आने के चांसेस बढ़ गए हैं। हाँ मैंने उसके बारे में सुना था, लेकिन ये सब मानना मुश्किल है। एन्चेंटर्स को अक्सर वो क्रेडिट नहीं मिलता जिसके वो हकदार है। लोग मुझे जरूरत से ज्यादा ऊंचा मानते हैं और असली ताकतवर लोग जैसे ओहन कभी सामने आते ही नहीं। अब वापस से हम प्रेजेंट में देखते हैं कि ओहन अब पूरी प्लान समझ जाता है। टोटल 10 रूकी पार्टीज और 5 स्क्वाड्स, जिसमें वो और सेल्मा भी है। रूकीज मॉन्स्टर हैंडल करेंगे और स्क्वाड्स इमरजेंसी में इंटरवेन करेंगे। वाह इम्प्रेसिव, तुम बहुत जल्दी समझ जाते हो। कोई और डाउट? सुनो, सिर्फ 5 स्क्वाड्स क्यों? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल्मा और विंस एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ओहन आगे कहता है कि इतने इंसेंस शेड्यूल में रिस्क कम करने के लिए नॉर्मली कई ए रैंक पार्टीज लाई जाती है। वाह क्या बात है यार, हमारे गोल है रूकीज को फ्लोर 51 तक ले जाना। थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेस उन्हें ग्रो करने में मदद करेगा। अब यहाँ पर ओहन समझ जाता है कि ये असली रीजन नहीं है, ये मिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ बातें उसे आउटसाइडर होने की वजह से नहीं बताई जा रही, इसलिए ओहन और कोई सवाल नहीं करता। ठीक है मैं मदद करूंगा। अरे वाह थैंक यू। अब विंस उससे कहता है कि एडवांस में 2 गोल्ड कॉइंस और मिशन सक्सेसफुल होने पर 10 और उसे मिलेगा। है? अरे ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? ये तो मेरे लिए 1 साल का खर्चा है। अरे भाई जो सामने से दे रहा होता है उसे ले लिया करते हैं। घर आए लक्ष्मी को मना नहीं करते। ले ले भाई चुपचाप। अब सेल्मा सीधा
सीधा उसे जवाब देती है, हम तुम्हें उतनी ही वैल्यू देते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सब ग्रेट डंजन एंट्रेंस पर इकट्ठा होते हैं। अब सेल्मा और सोफिया दोनों ओहन को गुड मॉर्निंग विश करती है। हम देखते हैं कि ओहन नोटिस करता है सोफिया का आउटफिट इस बार अलग है। अरे वाह, ये यूनिफॉर्म तुम पर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। वही सेल्मा पूरी तरह से शॉक होती है क्योंकि बेचारी वो जल रही होती है। वो तुरंत उससे पूछती है, सुनो तुम्हें लड़कियों से फ्लर्ट करने आता है? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हीरो पार्टी में फीमेल मेंबर्स थी, इसलिए शायद आदत है बात करने की। अब ये सुनकर सेल्मा थोड़ी शांत हो जाती है। ओह, सब एक ही मैंशन में रहते थे। अब आप कहाँ पे रहते हो? अभी तो एक होटल में हूँ, लेकिन जल्द ही ढूंढनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि सेल्मा तुरंत पैनिक हो जाती है। सोफिया, क्या तुम इसके पास जाने का प्लान बना रही हो? अरे ना, मैं बस पूछ रही थी। सुनो, तुम ग्रुप से दूर क्यों खड़े हो? अरे मैं एक आउटसाइडर हूँ और रुकीज मुझे देखकर घबरा जाएंगे। ठीक है चलो, बाकी स्क्वाड से मिलो। अब आगे हम देखते हैं कि सेल्मा सबको इंट्रोड्यूस करती है। यह है एंथम, यह है डिफेंडर, और यह है बर्नार्ड, ये भी डिफेंडर है, और यह है कैथी जो कि एक हीलर है। ओहन खुद को फ्रंटलाइन अटैकर बताता है और सेल्मा एक एंचेंटर होती है। ओहन तुरंत समझ जाता है कि ये एक परफेक्ट बैलेंस्ड पार्टी है, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो किसी को डबल रोल निभाना पड़ता। कुछ गड़बड़ जरूर है। अब सेल्मा उसके चेहरे पर शक देख लेती है और उसे पुरानी बात याद आती है। विंस ने उससे कहा था, मैं समझ सकता हूँ स्ट्रॉन्ग अटैकर खोने का दर्द। क्या ओहन भी एंचेंटर नहीं है? बैलेंस के हिसाब से उसे फर्स्ट ग्रुप में रखना मुश्किल है। सेल्मा समझ जाती है कि वो अभी भी फंसे हुए हैं और जो खोया हुआ है उसे वापस पा नहीं सकते। इसलिए सेल्मा ने ओहन से हेल्प मांगी थी, लेकिन ओहन खुद अटैकर बनने पर अड़ा हुआ था और अगर वो फ्रंट लाइन में फेल हुआ तो पूरा प्लान बिगड़ सकता है। पर हम देखते हैं कि सेल्मा अपनी टेंशन छुपाती है और सबको मोटिवेट करती है। सुनो, अगले 3 दिन में हमें पूरी मेहनत करनी होगी। अब आगे थोड़ी देर के बाद सेल्मा रुकीज को ग्रीट करती है। आज हम ग्रेट डंजन के फ्लोर 51 की ओर बढ़ेंगे। अब फ्लोर 51 सुन के सभी यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। व्हाट, फ्लोर 51? डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे साथ एक पावरफुल हेल्पर है। असल में ये फ्लोर 94 तक जा चुका है, जहाँ तक मैं खुद भी नहीं गई। अब भाई सारे के सारे रॉकीज यहाँ पर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि भाई ये बंदा आखिर है कौन। अब यहाँ पर बेचारा ओहन सोचने लग जाता है, अरे भाई मैंने ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इतना हाइप क्यों कर रही हो? सुनो सब लोग, अगर तुम सब डंजन एक्सप्लोरर्स बनना चाहते हो तो ये जान लो, ओहन हीरो पार्टी का मेंबर रह चुका है और डंजन को सबसे बेहतर जानता है। हम देखते हैं कि सारे रॉकीज अब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन ओहन अंदर से बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। आखिर ये क्या चल रहा है? इतना हाइप क्यों बना दिया मुझे? थोड़ी देर के बाद ओहन सेल्मा से पूछता है, आखिर तुमने मुझे इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों बताया? अरे इतना टेंशन मत लो, मैंने बस सच ही कहा है। अब ओहन मन ही मन सोचने लग जाता है, कहीं ये हीरो पार्टी वाला टैग मेरे लिए प्रॉब्लम न बन जाए। सेल्मा उससे कहती है कि तुम ग्रुप 10 को एस्कॉर्ट करोगे, उसमें सबसे अच्छे रुकीज है। ओहन मान तो जाता है, लेकिन अंदर से वो सोचता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम मुझे क्यों दी जा रही है। आगे थोड़ी देर के बाद वो अपनी टीम से मिलता है और वो नोटिस करता है कि सोफिया भी उसी ग्रुप में है और कुल मिलाकर सिर्फ 3 मेंबर्स होते हैं। अब ओहन यहाँ पर सोचने लग जाता है। वो सोचता है कि 3 मेंबर वाली रुकीज पार्टी काफी रेयर होती है, मतलब कि कम लोग और ज्यादा खतरा। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़का बड़ी बड़ी डिंगे मारने लग जाता है। अरे मुझसे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं। अब बेचारा ओहन यहाँ पर मन में सोचने लग जाता है कि अगर इसका एटीट्यूड ऐसे ही रहा तो आगे बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। इसके बाद वो सबको अपना इंट्रो देने को कहता है। पहला रूकी जिसका नाम लोगन होता है और वो एक एन्चेंटर होता है और साथ ही में ग्रुप 10 का लीडर भी, और उसका सपना होता है एक दिन सेल्मा को सरपास करना। नेक्स्ट लड़की होती है कैरोलाइन जो कि एक डिफेंडर होती है। डिफेंडर के हिसाब से तुम्हारा आर्मर कहाँ पर है? आज सब मुझसे यही क्यों पूछ रहे हैं? यार मैं आर्मर यूज ही नहीं करती। अब यहाँ पर ओहन समझ जाता है कि ये एक डॉज टाइप डिफेंडर है, मतलब स्पीड प्लस डॉजिंग। ये एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब नेक्स्ट होती है सोफिया क्लाडेल। इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। इसका रोल होता है कास्टर का। वो कहती है कि वो पीछे से अटैक करेगी। हम देखते हैं कि सोफिया के साथ ओहन को एक अजीब सा कंफर्ट फील होता है। अब यहाँ पर मिशन ऑफिशियली शुरू होता है। जैसे ही सब डंजन में एंटर करते हैं, माहौल अचानक साइलेंट हो जाता है। कैरोलाइन पूछती है, आखिर हीरो पार्टी का मेंबर यहाँ क्या कर रहा है? हमारे क्लैन तो तुम्हारी पार्टी का राइवल जैसा है ना। मैं मेंबर हुआ करता था, लेकिन अब नहीं। क्या तुमने पार्टी क्यों छोड़ी? इट्स नॉट योर बिजनेस, ये मेरा पर्सनल मैटर है। वैसे तुम और सोफिया पहले से जानते हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सोफिया यहाँ पर नर्वस हो जाती है, लेकिन फिर वो एडमिट करती है, यार मैंने ही कहा था कि एक अमेजिंग बंदा हमारे साथ आएगा और वो ये है। सोफिया आगे कहती है कि इन्होंने मेरी जान बचाई थी और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दीदी ने भी कहा था कि अगर ये साथ होंगे तो हमें
तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे तो फिर तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ एक हीरो है। पर हम देखते हैं कि ओहन यहाँ पर चुप होता है। वो जानता है कि वो कोई हीरो नहीं है, लेकिन वो समझ जाता है कि कैरोलाइन ने ये बात सोफिया को काल्म करने के लिए कही थी। ओहन सोचता है कि ये लड़की रेकलेस दिखती है, मतलब कि दोस्तों केयरलेस, लेकिन असल में ये दूसरों का ख्याल रखती है। अब थोड़ी देर के बाद जैसे ओहन ने एक्सपेक्ट किया था, कुछ मॉन्स्टर उनकी तरफ आने लग जाते हैं, लेकिन ओहन पहले ही चलते चलते ट्रैप स्पेल्स लगा चुका होता है और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स ट्रैप में फंस जाते हैं और इंस्टेंटली खत्म हो जाते हैं। दोस्तों इन स्पेल्स की खास बात ये होती है कि एनिमी इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते जब तक ये एक्टिव ना हो जाए, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा सेफ, एफिशिएंट और टाइम सेविंग होता है। अब ओहन सोचता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, बेकार की फाइट्स में टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आगे कुछ समय के बाद टीम फ्लोर बीस्ट तक पहुंच जाती है। अब ओहन ऑब्जर्व करता है कि ये रुकीज कैसे फाइट कर रहे हैं। शुरुआत में उसे लगा था कि लोगन सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन एन्चेंटर के तौर पर उसमें रियल स्किल है। अगर ऐसे ही परफॉर्म करता रहा तो आराम से ए रैंक पार्टी में जा सकता है, मतलब ये बंदा जीनियस है। लेकिन हम देखते हैं कि ये बंदा ऑर्डर देने में अभी वीक है, जो कि एन्चेंटर के लिए बहुत जरूरी स्किल है। अब इसके बाद ओहन कैरोलाइन को ऑब्जर्व करता है। उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होती है और डॉज स्किल बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर दिखता है वो सीधा उस पर दौड़ पड़ती है। उसके हिसाब से डिफेंडर को एनिमी के पास जाना चाहिए, लेकिन इसका तरीका थोड़ा ज्यादा ही रिस्की है। अब ओहन अंदर से थोड़ा घबरा जाता है कि अगर ये कंट्रोल में नहीं रही तो पूरी टीम खतरे में आ सकती है। ओहन आगे सोचता है कि कैरोलाइन की दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ 2 डैगर्स इस्तेमाल करती है। उसके फाइटिंग स्टाइल के लिए तो ये सही है, लेकिन इस पार्टी के लिए उसमें डिस्ट्रक्टिव पावर थोड़ी कम है। अब इसके बाद ओहन सोफिया को ऑब्जर्व करता है। वो बाकी दोनों जितनी फ्लैशी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल रुकी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी पैसिव खेलती है, लेकिन ओहन समझ जाता है कि जैसे जैसे ये कंफर्टेबल होंगी ये बदल जाएगा। उसमें कोई मेजर वीकनेस नहीं है, इसलिए ओहन एक्साइटेड हो जाता है। इसे ग्रो होते देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब आगे कुछ देर के बाद बाकी स्क्वाड्स प्लस रुकीज मिलकर फ्लोर बॉस को डिफीट कर देते हैं। प्लान के हिसाब से सब फ्लोर 21 तक पहुंच जाते हैं। आगे सेल्मा कहती है कि गिल्ड कार्ड में फ्लोर रजिस्टर करा लो और आज का मिशन कंप्लीट। और यहाँ पर इसी के साथ पहला दिन खत्म हो जाता है। बाहर आने के बाद सेल्मा पूछती है तो कैसा लगा स्क्वाड बनना? बहुत अच्छा। ग्रुप 10 में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अभी टीम की तरह काम नहीं कर रहे हैं और मुझे खासकर कैरोलाइन की चिंता है। अरे कैरोलाइन ने पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है? अब ओहन मन में सोचने लग जाता है अगर ये इम्प्रूवमेंट है तो पहले ये कैसी होगी। अब इसके बाद दोनों गुड बाय कहते हैं, चलो कल मिलते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि ओहन न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उसका दिल लिटरली टूट जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि फ्रंट पेज पर ओलिवर की फोटो होती है और आर्टिकल होता है हीरो पार्टी का नया एन्चेंटर, मतलब कि दोस्तों ओहन को रिप्लेस कर दिया गया है। और अब ये बात पूरी तरह से पब्लिक हो चुकी है। अब बेचारा गुस्से में ओहन न्यूज़पेपर को जोर से डेस्क पर पटक देता है। उन्हें अंदाजा भी नहीं है ये मुझे कितना हर्ट करता है। वो सोचता है कि कम से कम टीचिंग एक्सपेडिशन खत्म होने तक वेट कर सकते थे। अब उसे डर लगने लग जाता है, अगर रुकीज ने ये पढ़ लिया तो मेरी इमेज बदल जाएगी। यार अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कोट उठाता है और मीटिंग पॉइंट की तरफ निकल जाता है। शहर में चलते हुए अचानक कोई उसका नाम पुकारता है। ओहन वो उसकी आवाज पहचानता है और पीछे मुड़ता है तो उसके सामने खड़ी होती है लूना, जो कि हीरो पार्टी की मेंबर होती है और वही इंसान जिसने उसे हमेशा रिस्पेक्ट दिया। अब लूना उसके पास आती है। यार बहुत समय हो गया। ओहन यहाँ पर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो जानता है कि जब बाकी सब उससे दूर हो रहे थे लूना ही थी जो उसके साथ खड़ी थी, और जिस दिन उसे पार्टी से निकाला गया लूना घर से बाहर थी। ओहन सोचता है कि अगर वो उस दिन होती तो शायद सब कुछ अलग होता। अब ओहन कैजुअली उससे पूछता है, तुम्हें कुछ चाहिए? अरे यार मैं चाहती हूँ कि तुम हीरो पार्टी में वापस आ जाओ। हैं? क्या? मुझे तो पता था तुम यही कहोगी। मुझे नहीं लगता कि बाकी पार्टीज भी यही चाहती है, खासकर आज के आर्टिकल के बाद। यार ओहन मुझे किसी आर्टिकल के बारे में पता नहीं था, मैं ये रिक्वेस्ट अपनी तरफ से कर रही हूँ। आगे हम देखते हैं कि वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, सुनो अगर तुम वापस आओगे तो मैं सबको मनाने की कोशिश करूंगी। पर हम देखते हैं कि ओहन का चेहरा बहुत उदास हो जाता है। यार अब बहुत देर हो चुकी है और तो आर्टिकल पब्लिश होने के बाद मैं वापस नहीं जा सकता, और सच कहूँ तो मैं जाना भी नहीं चाहता। यार मुझे माफ कर दो, मैंने आज का पेपर नहीं देखा। अब इसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे याद दिलाती है, यार हमने साथ में ग्रेट डंजन क्लियर करने का प्रॉमिस किया था। अब बेचारा ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है। वो झटके से उसका हाथ छुड़ाता है। वो उससे कहता है कि वो प्रॉमिस ओलिवर के साथ था और उसी ओलिवर ने मुझे निकाल दिया और अब वो प्रॉमिस कभी पूरा नहीं होगा। अब यहाँ पर लूना चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है। आगे ओहन उसे सॉरी बोलकर बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। लूना वहीं खड़ी रह जाती है, बहुत अकेली, और
उदास। अंदर ही अंदर ओहन चाहता था कि वो तीनों यानी कि वो, ओलिवर और लूना हमेशा वैसे ही रहे जैसे बचपन में थे और वो पुराना प्रॉमिस एक दिन मिलकर ग्रेट डंजन क्लियर करने का पूरा करे। लेकिन अब वापसी करने का कोई रास्ता नहीं है। वहाँ अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब आगे ओहन एक्सपेडिशन के लिए ग्रेट डंजन की तरफ निकलता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी चीज में अटका है जो उसने सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। आर्टिकल में साफ लिखा था कि ओहन को हीरो पार्टी से इसलिए निकाला गया क्योंकि वो वीक था। ओहन को पहले से अंदाजा था कि एक दिन ऐसा ही होगा, लेकिन अभी ही क्यों? अब लोग उस पर भरोसा करेंगे या नहीं? उधर वही हम देखते हैं कि एक्सपेडिशन के रुकीज इसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं। तभी लोगन को याद आता है कि कल तो इसने कहा था कि ये खुद ही पार्टी छोड़कर गया है, लेकिन अगर ये बैनिश किया गया था तो सच्चाई कुछ और ही है। तो उसे तुरंत फील हो जाता है कि आज का एनवायरनमेंट कल जैसा नहीं है और ग्रीटिंग्स भी थोड़ी ऑकवर्ड है। तभी सेल्मा दौड़कर आती है। मुझे माफ कर दो, मुझे आर्टिकल के बारे में कोई आइडिया नहीं था। सुनो, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो टीचिंग एक्सपीडिशन फेल हो सकती है। तो दोस्तों यहीं से शुरू होती है असली खेल। एक तरफ टूटा हुआ हीरो जिस पर अब कोई भी भरोसा नहीं करता और दूसरी तरफ रुकीज जिनकी जिंदगी अब उसी के हाथ में है और सामने होता है ग्रेट डंजन जो किसी को दूसरा मौका नहीं देता। ओहन अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं, अपने पास्ट, अपनी रेपुटेशन और अपने ही डर से लड़ना है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या वो खुद को प्रूव कर पाएगा? क्या रुकीज उस पर भरोसा कर पाएंगे या फिर ये मिशन सब कुछ खत्म कर देगा? क्योंकि अगली बार होगा असली बैटल, टूटेगा किसी का कॉन्फिडेंस और सामने आएगा ओहन का वो रूप जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा। तो रेडी हो जाओ आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए। गेम पूरी तरह से बदलने वाला है।